पाठ 3 तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहेली और बूझों ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। ठीक है, वह इतने उत्साहित थे कि उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए उस पुरस्कार से जो प्राप्त राशि है उससे वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। तो वह वस्त्र खरीदने के लिए एक दुकानदार पर गए और वहाँ पर वह वस्त्रों को देखकर उलझन में फंस गए कि क्या खरीदा जाए, है ना। तो कुछ कपड़े वस्त्र जैसे उसमें सूती थे, कुछ संश्लिष्ट मतलब कृत्रिम थे जो मानव द्वारा बनाए हुए थे। ठीक है, उसके पास ऊनी मफलर शॉल भी थे और ऐसे ही दुकान में बहुत सारी रेशमी साड़ियाँ भी थी। मतलब कितने सारे प्रकार हो गए, है ना। सूती भी है, ऊनी भी है, रेशमी भी है ना। चलो, तो कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के बाद उन्होंने अपने आसपास विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना स्टार्ट किया। उन्होंने देखा कि जो बेड शीट मतलब बिस्तर पर बिछाने की चादर, कंबल, पर्दे, मेज पोस्ट, तौलिए, झाड़न अर्थात डस्टर आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्रों से बने हैं, है ना। यहाँ तक कि जैसे कि उनके बस्ते, अपने बोरे भी सभी किसी न किसी प्रकार के वस्त्र से बने हुए हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी और संश्लिष्ट अर्थात कृत्रिम के रूप में की। तो क्या आप इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? चलो, 3.1 है वस्त्रों में विविधता। ठीक है, क्रियाकलाप एक ये दिया हुआ है कि हमें क्या करना है, हमें दर्जी की दुकान का भ्रमण करना है, मतलब दर्जी के पास जाना है। ठीक है, और सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र करना है। ठीक है, और कपड़े के जो कतरन मतलब टुकड़े हैं उनको स्पर्श करके हमें अनुभव करना है कपड़े का। ठीक है, और दर्जी की सहायता से उनसे पूछना है कि ये किस टाइप के वस्त्र हैं, कि ये सूती है, ये रेशमी है, ये ऊनी है, या फिर ये संश्लिष्ट मतलब मानव द्वारा बनाए गए हुए हैं। तो ठीक है, तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि विभिन्न कपड़े किस प्रकार के बनते हैं? बिल्कुल सही, हम जानना चाहते हैं। जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। बिल्कुल, हम जब कोई भी जो वस्त्र है यदि हम उसका एक टुकड़ा लेंगे तो वह टुकड़ा ही प्रतीत होगा ना, यदि हम कपड़े का अवलोकन करेंगे तो। ठीक है, हम दुकान पर जाते हैं तो हमें इस वैरायटी के कपड़े मिलते हैं, ये वाले भी होते हैं, इस प्रकार के भी, ये भी, है ना। और जब हमें इन्हीं सारे कपड़ों का यदि हमें एक एक टुकड़ा छोटा सा काट लें तो वो इस तरीके से परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और इन्हीं सभी कपड़ों को हमें छूकर महसूस करना है और दर्जी से पूछना है कि किस टाइप के वस्त्र हैं, टुकड़े हैं। तो हमने क्या देखा, चित्र हम देखते 3.2 में जैसे कपड़े की कतरन का विवर्धित दृश्य। बिल्कुल, जो कपड़े का एक टुकड़ा रहेगा उसका ऐसा ही दृश्य दिखाई देगा। चल, क्रियाकलाप 2 दिया है, सूती कपड़े का वही कपड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। ठीक है, इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल, जो कपड़े का जो टुकड़ा है आपने देखा होगा उनमें है ना धागे भी रहते हैं। ठीक है, तो उसमें एक तागा या धागा ढूंढने का हमें क्या करना है, प्रयास करना है। होते बहुत सारे धागे ये धागे से बने हुए रहते हैं, लेकिन हमें एक धागा ढूंढना है, फिलहाल ये प्रयास करना है। ठीक है, और इसे क्या करना है, वो धागा ये हमको मिलने के बाद उसे बाहर खींचना है। यदि कोई ढीला तागा दिखाई ना दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। और हम ये देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये तागे किससे बनते हैं, है ना। 4.2 है हमारा कि किसी सूती वस्त्र, क्रियाकलाप 3 है, किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकाल लिया। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रख लिया। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए और तागे की दूसरे सिरे की इसकी लंबाई के अनुदिश 3.4 ये डायग्राम में दिख रहा है, अपने नाखून से खरोचिए। क्या आप इस सिरे पर देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया। बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको सिलाई के लिए वो धागा भी बताया था आपको, है ना। मतलब जिस सुई में तागे को पिरोने अर्थात डालने का प्रयास करते समय भी हमने तो कई बार देखा है वो जो धागा है वो सुई के अंदर नहीं जा पाता है, और कई बार क्या होता है वही जो एक धागा है वो भी बहुत सारी पतली लड़ियों से मिलकर बना होता है ना। और जब वो क्या है सुई के अंदर नहीं जा पाता है तो तुमने ध्यान दिया होगा कि वो जो धागा है वो कई पतली पतली लड़ियों में बढ़ जाता।
ये देखिए ये जूट होते हैं। खेती हम उनको थोड़ा सा काट देते हैं कैंची से और फिर उस धागे को सुई में पिरोते हैं, डालते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसा होने पर तागे को सुई के नोक से गुजारना कठिन हो जाता है और तागे की ये दिखाई देती पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो क्या होता है, तागे की जो पतली लड़ियाँ होती हैं और वह लड़ियाँ भी क्या है, और भी अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। तो क्या हुआ है, वो जो धागा है वो भी तंतु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और फिर वस्त्र हैं वो धागे से मिलकर बने होते हैं। तो वस्त्र तागे या धागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। तो ये तंतु कहाँ से आते हैं, हमें ये देखना है। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी, ऊनी के तंतु पादप अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक तंतु। वेरी गुड। प्रश्न यहाँ से हमसे पूछा जाएगा, प्राकृतिक तंतु किसे कहा जाता है। तो प्राकृतिक तंतु हम है ना। तो कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी, ऊनी के तंतु किससे प्राप्त होते हैं, पादपों तथा जंतुओं से। तो इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। उदाहरण बताओ, क्या है, रुई तथा जूट, जिसे हम पटसन भी बोलते हैं। बड़ा कन्फ्यूज़न कर दिया जूट और पटसन, किसी को पता ही नहीं है क्या होता है। हाँ, ये देखो ये होता है, ये देखिए ये जूट होते हैं और इन जूट को हम पटसन भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भूल ना जाइएगा। ठीक है, यदि ये भी समझ ना आ रहा हो तो आप इसको देखिए, ये तो आपने देखा है ना, मार्केट में भी। और ये इन्हीं जो है जूट से ये बोरे भी बनाए जाते हैं ना, ये बोरे दिख रहे हैं आपको। जूट क्या है, पादप यानी पौधों से प्राप्त होते हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऊन किस किस से प्राप्त होता है, तो भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है और इसे खरगोश, याक और ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। इस तरह बकरी, भेड़, इनके बालों की क्या है, कतरनें निकालनी जाती हैं, जिनसे हमें क्या है, ऊन प्राप्त होता है। ठीक है, और रेशमी तंतु किससे प्राप्त होता है, रेशम कीट कोकून से। प्रश्न बनता है कि रेशमी तंतु किससे खींचा जाता है, ये किससे प्राप्त होता है, तो रेशम कीट कोकून से। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेशम कीट कोकून रेशम कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए। ये जो रेशम का कीट रहता है ना, ये जो इसमें धागे बनाता है, ये वास्तव में ये जो रेशम कीट है, ये इनकी लार होती है ना। इनमें ये लार, ये हवा के संपर्क में आते से ये रेशम के रूप में परिवर्तित हो जाता है और यह रेशम कीट 2 से 3 दिनों तक जीवित रहता है। ऊन हमें किस किस से प्राप्त होता है, तो हम क्या बोलेंगे इन जंतुओं से, तो भेड़, बकरी, है ना, और उसके बाद खरगोश, याक, ऊँट, इनके बालों से भी हमें क्या है, ऊन प्राप्त होता है। ठीक है, आपके यहाँ से इतने क्वेश्चन बन गए हैं। चलो ठीक है, हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतु का ही उपयोग होता था। मतलब क्या है बेटा, कुछ समय पहले तक भी, मतलब हजारों वर्ष तक, है ना, अभी से कुछ समय पहले तक का वो बता रहे हैं कि हजारों वर्ष तक वस्त्र का निर्माण के लिए यहाँ सिर्फ किस पर निर्भर रहते थे, हम प्राकृतिक तंतु से पर ही निर्भर रहते थे। जैसे प्राकृतिक तंतु क्या, पादप और जंतु। चलो,
तो पादप और जंतु का हमने उपयोग किया तो प्राकृतिक तंतु कहलाए। ठीक है। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ मतलब केमिकल जिनका स्रोत पादप और जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, तो इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। ठीक है। तो अर्थात यदि प्राकृतिक तंतु के बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे, जो हमें जो जैसे कि जो तागा या ऊन हमें क्या है पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है। और जो हमें पादप और जंतु से प्राप्त नहीं होते हैं वह संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। तो इनका यूज़ कैसे करते हैं, रासायनिक पदार्थ यानी केमिकल से प्राप्त करते हैं। ठीक है। और जैसे कि क्या है हमारे रासायनिक पदार्थों में जिनसे वस्त्रों का निर्माण करते हैं तो पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। यहाँ से प्रश्न पूछते हैं प्राकृतिक तंतु के उदाहरण दीजिए और संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण दीजिए। तो प्राकृतिक तंतु के उदाहरण आप बता ही दोगे क्या, जो हमें पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं ऊन, है ना। और संश्लिष्ट तंतु में ये हमारे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक ये संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण हो गए। ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे पॉलिएस्टर के कपड़े इस पैटर्न में होते हैं, इस वैरायटी के होते हैं, है ना। और फिर नायलॉन के इस तरीके से होते हैं। नायलॉन को ये रस्सी भी होती है नायलॉन से, है ना, ये रस्सियाँ भी बनती हैं, आपने देखा होगा। ठीक है। और ये थ्रेड, ये धागा भी बनता है ना, ये रस्सियाँ भी हैं नायलॉन की। एक्रिलिक है तो एक्रिलिक भी इस प्रकार के कपड़े रहते हैं। ठीक है। ये एक्रिलिक के वस्त्र हैं। ठीक है। इस प्रकार ये क्या है रासायनिक पदार्थों से मिलकर ये वस्त्र बनते हैं। बूझों ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालय में देखा है, इन्हें योद्धा पहनते थे। ठीक है। वह ये जानना चाहता क्या ये भी किसी प्रकार के तंतु से बने हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं बने हैं, तंतु से बने हुए हैं। 3.3 है हमारा कुछ पादप जंतु। पादप जंतु है मतलब जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि रुई। चलो ठीक है, देखते हैं। चलो, क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? हाँ, बनाई हैं। इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हो? रुई। ठीक है। रुई का उपयोग गद्दे, रजाई और तकिए में भी किया जाता है। बिल्कुल सही है। कुछ रुई लेना है और उन्हें खींचकर पृथक करना है और इनके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या देखा, ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी होती हैं। मतलब क्या होता है, वो रुई को भी हमें खींचकर देखना है, उनको अलग अलग बांटना है। और उनकी छोटी पतली लड़ियाँ भी हैं, हम जिन्हें देख रहे हैं वे किससे बनी हुई हैं, कपास तंतुओं से बनी हुई है। तो वो जो रुई है हम रुई को ही कपास बोलते हैं, याद रखना। चलो, रुई कहाँ से आती है? इन्हें खेतों में उगाया जाता है। ठीक है। साधारणतः किसके पौधे उगाए जाते हैं? कपास के पौधे उगाए जाते हैं। इनकी मृदा कैसी रहती है? काली। और जलवायु उष्ण होती है। ठीक है। क्या आप कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ कपास की कृषि की जाती है? ठीक है। तो कपास पादप के फल जिसे हम कपास गोलक कहते हैं किसके माप के होते हैं? नींबू के माप के होते हैं। और जब ये पूरी तरह परिपक्व यानी कि पकने के बाद मतलब पूर्णतः परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं और कपास तंतुओं से ढके बिनोले कपास बीज को देखा जाता है। देख सकते हैं। क्या आपने ऐसे कपास का खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के परिफुल्ल मतलब रोगों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम ने ढक लिया हो। बिल्कुल सही है ना। चलो, तो क्या है, साधारणतः हम कपास वालों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है। प्रश्न उठता है यहाँ पर, कपास वालों से कपास को किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो हस्त चयन द्वारा। इसके पश्चात कपास से बीजों का कंकर्तन द्वारा पृथक किया जाता है और इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि कपास के फल हैं वह पक जाने के बाद उनके बीजों को रुई से अलग करने की जो प्रक्रिया है
वह कपास ओटना कहलाता है। ठीक है, पहले क्या होता था, कपास को हाथों से अलग किया जाता था, कपास और रुई के बीजों को, मतलब जिसे हम बोलते हैं ओटी जाती है। और आजकल कपास ओटने के लिए हम क्या करते हैं, मशीनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब ये देखो जूट पटसन। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। क्वेश्चन उठता है, जूट पटसन है वह उसकी खेती किस ऋतु में की जाती है, तो वर्षा ऋतु में की जाती है। ठीक है, चलो, भारत में पटसन को प्रमुख रूप से किन राज्यों में उगाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। ठीक है, पटसन पादप फसल को किस अवस्था में काटते हैं, पुष्पन अवस्था में। फसल कटाई के पश्चात पादप के तनों को कुछ दिनों तक कैसे रखते हैं, जल में डुबा कर रखते हैं। ऐसा करने पर क्या होता है, तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतु से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है, देखते हैं भैया। सूती तागे की कताई। ठीक है, ये देखो रुई से तागा बनाना। चलो, क्रिया 4, एक हाथ में कुछ रुई पकड़ना है, दूसरे हाथ में अंगूठे के तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरी है और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचना है तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहना है ताकि आप तागा बना सकें। ठीक है, तो रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। क्वेश्चन उठता है, तो कताई किसे कहते हैं, तो रेशों से तागा बनाने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है, कताई कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं और ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। तो वो क्वेश्चन ये भी आता है कि कताई कहते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कताई में, तो क्या होता है, एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं और ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। ठीक है, कताई के लिए सबसे सरल युक्ति क्या है, हस्त तकुआ। कताई के लिए सबसे सरल युक्ति क्या है, हस्त तकुआ। ठीक है, चलो, और जिसे हम क्या कहते हैं, तकली कहते हैं। क्या कहते हैं, तकली। हाथ से प्रशित कताई में उपयोग होने वाली अन्य युक्ति क्या है, चरखा है। ठीक है, और इसका उपयोग पहले किसने किया था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। कब स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। ठीक है, और उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों अर्थात खादी को पहनने और ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया था, जैसे खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग कहते हैं। ठीक है, तो जो खन में एक ये आता है, इस तरीके से पूछ सकते हैं, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग है, उसका संगठन कब हुआ था, उसका निर्माण तो 1956 में। बृहद पैमाने पर तागे की कताई का कार्य कताई मशीन की सहायता से किया जाता है और उसके पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। ठीक है, 3.5 है, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है चरखा। ठीक है, चलो, तागे से वस्त्र तक नहीं, तागे से वस्त्र, मतलब तागे से आप वस्त्र कैसे बनेंगे, तागा तो बन गया है हमारा। ठीक है, हम कताई के जरिए रेशे से तागा बनाना, हमें क्या ऐंठते रहना है और रुई के एक पुंज से रेशों को खींचना है और ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागे बन जाते हैं। चलो, अब है तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियाँ होती हैं, उनमें से 2 कौन सी है, बुनाई और बंधाई। ठीक है, बुनाई क्या, क्रियाकलाप 2 में हमने ध्यान दिया है कि वस्त्र धागे के 2 सेट जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। देख लें, भूल गए क्या, चलो देखते हैं। एक सेट, 2 सेट, तो आप 2 सेटों से ऐसे याद रख सकते हैं कि मान लीजिए 2 अलग अलग कलर के धागे हैं और उनको व्यवस्थित करके बना रहे हैं, तो वह क्या होगा, बुनाई कहलाता है। तो तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई, जिसे हम वीविंग कहते हैं।
ठीक है। जैसे कि देखो क्रियाकलाप 5 में बता रहे हैं कि भिन्न रंगों की 2 कागज़ की सीट लेना है, दोनों में 30 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई वर्गाकार सीट काटना है और दोनों सीटों को आधा मोड़ना है। ठीक है। एक सीट पर 3.12 है, देख लीजिए। जैसे कि ये यहाँ पर रेड और ग्रीन लिया गया है। ठीक है। चलो, तो क्या हो करना है, अब हमें दोनों सीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटना है और सीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला देना है और एक सीट की पट्टी को एक एक करके दूसरी सीट की कटावों से क्या है, चित्र में जो दिखाए हैं उनके अनुसार बुनना है। ठीक है। और पट्टियों के बुनने के पश्चात नमूना दिखाएगा। ये देखिए, जैसे 2 कलर में दिए हैं और इनको ये 2 सेटों में बनाया गया है। ठीक है, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो इसी ढंग से तागे के 2 सेट बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं और वास्तव में क्या है, कागज़ की पट्टियों की तुलना, तागे जो हैं कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या विद्युत प्रचलित होते हैं, मतलब हाथों द्वारा करो या बिजली के द्वारा करो। ठीक है, मशीनों के द्वारा। ठीक है। तो क्वेश्चन है, वस्त्रों की जो बुनाई है किस पर की जाती है, करघों पर। करघे कैसे होते हैं, या तो हस्त प्रचलित या विद्युत प्रचलित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है एक विशेष प्रकार की बुनाई। आपने ध्यान दिया होगा कि स्वेटर किस प्रकार के बुने जाते हैं। इनकी बुनाई अर्थात निटिंग में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को का बनाने में किया। जैसे कि ये देखिए ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये स्वेटर बना रहे हैं और सिर्फ एक ही कलर है, तो इसलिए ये क्या हो गया है, निटिंग। क्या हो गया है, निटिंग। यदि 2 कलर के सेट रहेंगे तो क्या होगा, वीविंग। एक कलर का होगा तो निटिंग, याद रखना है। ठीक है। तो क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींच कर देखा था, है ना। बचपन में हम स्कूल जाते हैं तो मोजे पहन कर क्या है, एड़ी साइड से फट जाते हैं, तो कभी अंगूठे के साइड से फट जाते हैं और उनके धागे निकाल के खींच जाते हैं। ठीक है। क्या आप ऐसा करते हैं, तब क्या होता है, धागा लगातार खिंचता चला आता है और वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। तो इस प्रकार की बुनाई हाथों से या मशीनों से की जा सकती है। ठीक है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्र के निर्माण में किया जाता है और वस्त्र का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। पहले कुछ जानना चाहती हैं क्या, देखते हैं। नारियल का बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है। इन तंतुओं का सामान्य किन कार्यों में उपयोग होता है। तो बिल्कुल वस्त्र बनाने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है और अन्य कार्यों में भी किया जाता है। ठीक है। 3.6 है, क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे। वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से हमें क्या प्रतीत होता है कि लोग क्या है, वृक्षों की छाल अर्थात बल्क, बड़ी बड़ी पत्ती और जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। ठीक है। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनी और घास को बुनकर चटाइयाँ और डलियाँ बनाना सीखा था। ठीक है। लताओं जंतुओं की ऊन तथा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में क्या है, भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। और फ्लेक्स भी एक पादप है, फ्लेक्स है ना, भी एक पादप का नाम है जो एक प्राकृतिक तंतु से प्राप्त होता है। पादप से प्राप्त है मतलब प्राकृतिक तंतु है, जंतु से प्राप्त है तो भी प्राकृतिक तंतु है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई और फ्लेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। तो प्राचीन मिस्र में क्या होता था, वस्त्रों को बनाने के लिए किस नदी के निकट क्षेत्र मतलब कृषि की जाती थी, तो रुई और फ्लेक्स की कृषि की जाती थी। किस नदी के, नील नदी के निकट। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते, ढक लेते थे। वे शरीर को ढकने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी
विभिन्नताएं आ गई धीरे धीरे, ठीक है। परंतु आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ी, धोती, लुंगी और पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों में भी, पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ पर देखो कितना प्यारा दिया है, कपास गोलक है, इसको क्या करते हैं हम, ओढ़ते हैं। उससे क्या प्राप्त होता है, रेशे। रेशे से क्या किया जाता है, कताई। कताई कैसे होगा, धागों से बुनाई और बंधाई होगा, उसी से हमें वस्त्र प्राप्त होगा।